फिर कल करोगे? अस्सलाम वालेकुम बेटे, प्लीज बाकी लोगों से कहिए जल्दी ऑनलाइन हो। गुड इवनिंग सारा। बेटे गेट ऑनलाइन क्विकली सो वी कैन स्टार्ट क्विकली बेटे। बेटे रमजान की वजह से वी डोंट हैव दैट मच टाइम। क्लासेस शॉर्ट हो गई हैं, टाइम टेबल पे वैसे आपको शो हो रही होंगी लेकिन वैसे शॉर्ट हो गई हैं।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे अभी तक सिर्फ 16 लोग ऑनलाइन हुए हैं। ठीक है, आप अपना सीवीएस का चैप्टर निकाल लें। मुझे बताइए लास्ट टाइम हमने कहां पर छोड़ा था। मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है? काइंडली लेट मी नो लास्ट टाइम मैंने कहां पे चैप्टर छोड़ा था। आज मुझे चैप्टर फिनिश करवाना है। जी आई एम वेटिंग, यू हैव टू लेट मी नो कि कहां से स्टार्ट करना है। मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब तक जितना कवर करवाया है, अब तक जितना कवर करवाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो कवर करवाया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आई एम ऑन इट, होल्ड ऑन। डिजिटेलिस के टॉक्सिक इफेक्ट्स भी पढ़ लिए थे हमने। एक मिनट बेटे, डिजिटेलिस पूरा क्लियर हो गया था? टॉक्सिक इफेक्ट्स तक सारा क्लियर हो गया था? जहां तक मुझे याद रखता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी रहता है अभी, कि ये भी करवा लिया था मैंने? जल्दी बोलो, शाबाश। बेटे टॉक्सिसिटी डिजिटेलिस की कैसे ट्रीट करनी है वो मैंने करवा दिया था कि नहीं, ये मुझे बताओ ताकि मैं राइट अवे स्टार्ट करूं। ठीक है, ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट। ओके बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी। सबसे पहले जो भी चीज जब हमें पता लग जाए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे किसी को डायरिया हो रहा है फर्ज करो,
तो क्या करते हैं उसमें, यू ईट लेस, आप ठोस ग़िज़ाएं छोड़ देते हो, आप नरम ग़िज़ाओं की तरफ आते हो और आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हो। इसी तरह जिस ड्रग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो ऑब्वियसली ड्रग आप साथ लेते चले जाओगे और साथ ट्रीटमेंट लेते चले जाओगे तो इट्स नॉट गोना वर्क। सबसे पहले स्टॉप डिजिटेलिस, ठीक है, उसे लेना बंद करें। और वो वाली ड्रग्स जो पोटाशियम को डिप्लीट करवाती हैं, वो डायूरेटिक, तुम्हें पता है कि सारे के सारे डायूरेटिक पोटाशियम को डिप्लीट करवाते हैं, कम करवाते हैं, एक्सेप्ट पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो पहला हमें स्टेप पता लग गया। दूसरा, हम वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए लिग्नोकेन यूज करेंगे। यू नो, लिग्नोकेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट वेंट्रिकुलर एरिथमियास, ठीक है। उसके बाद हम फेनिटोइन को यूज करेंगे वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल एरिथमियास। फेनिटोइन वेंट्रिकुलर और एट्रियल एरिथमियास दोनों को ट्रीट करेगी, जबकि जो लिग्नोकेन है वो सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमियास के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे कोलिसिस्टाइरामीन एक्ट्स एज अ रेजन एंड बाइंड्स टू डिजिटेलिस इन जीआईटी। बेटे आपने अक्सर देखा होगा, आपकी अम्मियां या कभी आप लोगों ने खुद कोई खीर बनाई हो, उसके अंदर आप रेजन्स डालते हो, मेवा जिसे कहते हैं। मेवा जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है या खीर का दूध एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सोक हो जाता है। तो इसी तरह जो हमारे पास कोलिस्टाइरामीन है वो एक ऐसा रेजन है जो जाके जीआईटी में डिजिटेलिस के साथ बाइंड हो जाता है और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अब वो डिजिटेलिस जो है वो रेजन के अंदर चली गई है, तुम्हारी जीआईटी में नहीं है, तो इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एक स्पॉन्ज की तरह। एट्रोपिन हम ट्रीट करते हैं हार्ट ब्लॉक के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजों के बावजूद एक ही हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, डाइजॉक्सिन स्पेसिफिक फैब एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। दो एक्सपेंसिव, दे रैपिडली रिवर्स ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी। ऊपर जो तुमने मेरे साथ ड्रग्स पढ़ी हैं वो डिजिटेलिस जो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिक इफेक्ट करवाती है, तो वो हर एक ड्रग जो है उस डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट को ट्रीट करती है। लेकिन जब हम ये स्पेशली डिजाइंड एंटीबॉडीज यूज करेंगे जो कि दो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये अकेले यूज करने की वजह से ये सारे के सारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं डिजिटेलिस के, उन्हें रिवर्स कर देंगी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस करने की जरूरत नहीं है और डोजेज एंड प्रिपरेशन भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर ड्रग्स में हमारे पास डोब्यूटामीन है, वो भी एक बीटा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेंट है, आयोनोट्रोपिक एजेंट है, आईवी हम इसे देते हैं, ये एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स ये करने की जरूरत नहीं है। अब हम एंटी रिदमिक ड्रग की तरफ आ गए हैं। सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। 2 मिनट में जल्दी से ये टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ लो और उसके बाद में एंटी रिदमिक। उस 2 मिनट में एक काम तुमने और करना है, ये जो क्लास 1, 2, 3, 4 है एंटी रिदमिक ड्रग्स की, इसको भी एक दफा पढ़ लो। इसमें से भी मैं वही करवाऊंगी जो मैंने करवाना है। 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं और टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बेटे डन? आर यू डन बेटे? पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है बेटे कि लिग्नोकेन देते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास की वजह से के लिए, यानी कि जब हार्ट बीट जो है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियास से तेज हो रही है। एरिथमिया क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट। वो एट्रियल भी हो सकती है, वो वेंट्रिकुलर भी हो सकती है। जो लिग्नोकेन है वो खाली वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करेगी, और जो फेनिटोइन है वो वेंट्रिकुलर और एट्रियल दोनों को ट्रीट करेगी। आप ठीक है सारा? आप समझ आ गई है? आगे चलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स पे। एंटी एरिथमिक ड्रग्स को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसमें क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड और टोकेनाइड, फेनिटोइन, लिग्नोकेन आ जाती है। क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड तुम्हें पता होना चाहिए। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स तुमने मेरे साथ पहले ही पढ़े हुए हैं, प्रोप्रेनोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, पिंडोलोल है और एस्मोलोल है। ये बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स यहाँ पर मिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है? मतलब इसको बीटा 1 और बीटा 2 में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। अगर डिस्टिंग्विश किया जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेटोप्रोलॉल सिलेक्टिव है, एस्मोलोल सेलेक्टिव है, प्रोप्रेनोलॉल नॉन सेलेक्टिव है। फिर ड्रग्स जो हैं वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को जो प्रोलॉन्ग करते हैं, उसमें एमिओडेरॉन और बिट्रिलियम। अच्छा बेटे, रिफ्रैक्टरी पीरियड पहले क्या होता है, अगर तुम लोगों को पता भी है तो फिर मैं बता दूं। एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब हमारी ईसीजी जो होती है, ईसीजी में अगर तुम देख लो तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, पी वेव होती है, टी वेव होती है, ठीक है, एस वेव होती है। क्यूआरएस इकट्ठा इसलिए कहते हैं कि वो सारा जो एक वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो एक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट हैपेंस क्विकली, तो हम उसको इकट्ठा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से ये हमें वेंट्रिकुलर और एट्रियल जो है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो इंडिकेट करती है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान जो बीट है वो रिलैक्स करने का जो टाइम लेती है ना, दोबारा अपनी असली हालत में आने के लिए, उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन जब एक पूरा साइकिल बीट का पूरा होता है, वो दोबारा नॉर्मल हालत में आती है, तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तुम सिंपल वर्ड में ये कह दो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान का जो वक्फा है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है, ठीक है? ये ज्यादा सही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान का वक्फा, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, जिसमें विरापेमिल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी, तुमने पहले मेरे साथ बाकी तीनों पढ़ ली हैं, 2 पढ़ी हैं सॉरी तुमने, बीटा एड्रीनर्जिक और कैल्शियम, तो वो तो रेपिटेशन है बार बार। जो 2 नई क्लासेस तुमने यहाँ पर पढ़ी है मेरे साथ, वो है 3rd क्लास और 1 क्लास, ठीक है? और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्लास में हम क्यूनिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्लास में 3rd वाली में यानी एमियोडेरॉन। तो फर्स्ट क्लास में क्यूनिडीन है। आइए हम क्यूनिडीन को पढ़ते हैं। क्यूनिडीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? क्यूनिडीन हैव डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द हार्ट एंड इट एक्ट्स एज फॉलोज। इसके मैकेनिज्म को जो इतने स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुमने इसका मैकेनिज्म समरी वाला लिखना है, इन समरी। ये जो इन समरी है वो करना है, आपने पहले 6 पॉइंट नहीं करने। एरिथमिया क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि नॉर्मली एरिथमिया होता है, हार्ट बीट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इरेगुलरिटी हम ज्यादातर टेकीकार्डिया की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर एरिथमिया इरेगुलर हार्ट बीट अगर हो रही है, यानी कि हार्ट ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, तो हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो हार्ट के ऊपर डिप्रेसेंट इफेक्ट डाले, उसको डिप्रेस कर दे। सो क्यूनिडीन इज वन ऑफ दैट ड्रग, ठीक है? तो क्यूनिडीन यहाँ पर अपना डिप्रेसेंट इफेक्ट हार्ट के ऊपर शो करेगी। कैसे? क्यूनिडीन डिप्रेसेस मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसका जो वो एक्साइटेबिलिटी है, उसको क्यूनिडीन डिप्रेस कर देगी। कंडक्शन वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देगी। यानी क्या करेगी? जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको कम करेगी। जो हमारी ये कह लो कि इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सेस जा रही हैं जिसकी वजह से फॉरन फॉरन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? गुजरने की स्पीड। तो उसको कम कर देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की ताकत को कम कर देगी। और एक्टोपिक इम्पल्सेस जो कि मायोकार्डियम में कहीं से भी जनरेट हो रही हैं उनको भी कर देगी, कम कर देगी। बेटे एक्टोपिक इम्पल्स एक ऐसी इम्पल्स होती है जो हार्ट में अराइज होती है एसए नोड के अलावा। साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड जो कि हार्ट की पेस मेकर है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए, यही मेन है जिससे इम्पल्सेस आती हैं और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और हार्ट अपना सारा एक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा बाजुकात इरेगुलर कहीं से इमेच्योर बीट्स ऐसे नोट के अलावा हार्ट में से कहीं से जो है वो अराइज होती हैं। जब वो कहीं से अराइज होती हैं तो उनको एक्टोपिक इम्पल्सेस कहते हैं। बिल्कुल ऐसी तरह जैसा घर में एक स्विच बोर्ड होता है जिसमें पूरे घर का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का निजाम होता है। इसके अलावा अगर कहीं से कोई स्पार्क होना शुरू हो जाए तो वहां से नहीं होना चाहिए, उसको हम वहां पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यानी मेन जो कंडक्शन वाला सिस्टम है उसके अलावा जहां से पल्स जो है इम्पल्स जनरेट होगी वो एक्टोपिक इम्पल्स है। तो कहते हैं मे डिप्रेस, या तो उसको डिप्रेस कर सकता है या एबॉलिश कंप्लीटली गायब भी कर सकता है जो मायोकार्डियम में अराइज हो रही है। रिफ्रैक्टरी पीरियड को बेटे ये इंक्रीज करता है। देखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान जब रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा, जब जब रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा तो जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल और रिलैक्स करेगा और अगली इंपल्स आ जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। जब तक वो दोबारा रिलैक्सेशन में नहीं जाएगा तो दोबारा अगली इंपल्स नहीं आ सकती। तो अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दूं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स अगर पहले 1 सेकंड में हो जाता है तो 5 सेकंड में हो, तो इसका मतलब है उतनी देर के लिए अगली इंपल्स रुक जाएगी, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी और इस तरह हम इसको ट्रीट कर लेंगे। ये क्या करेगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, एवी नोड की ये बात नहीं कर रहा, ऑफ हार्ट मसल की कर रहा है, एक्सेप्ट ऑफ एवी नोड। एवी नोड को नहीं छेड़ा, उसकी इंपल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। विच इज शॉर्टन ड्यू टू एंटी वेगल एक्टिविटी। जो एवी नोड की है ना वो एंटी वेगल एक्टिविटी, वेगस मैंने तुम्हें बताया था वेगस नर्व के जब भी अगेंस्ट काम होगा तो डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा। बाकी सारा रिफ्रैक्टरी पीरियड ये अपने इफेक्ट की वजह से डिप्रेस कर रहा है और एंटी वेगल एक्टिविटी जो है वो एवी नोड की कंडक्शन को कम करी है, उसकी रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करी है। ये इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो तुम्हें पेपर में पता होना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से रीड करो, फिर हम जल्दी से आगे चलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी बेटे पढ़ लिया, आर यू डन? आर यू डन? ओके बेटे, आगे चल रही हूँ मैं। इंडिकेशंस या यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? एट्रियल फ्लटर में, एट्रियल फिब्रिलेशन में और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? कार्डियक इफेक्ट्स इसके। अच्छा, एक काम और करना, ये जो इंडिकेशंस है ना, अच्छा बेटे, जो इंडिकेशंस और क्लिनिकल यूजेस है ना, जो एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शंस ऊपर लिखे हुए हैं, वो आपने इंडिकेशंस और क्लिनिकल यूजेस के अंदर ही 4 और 5th पॉइंट बना के लिखना है। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 4th पॉइंट आपने लिखना है इसके अंदर, इट लोवर्स ब्लड प्रेशर बाय डिमिनिशिंग पेरिफेरल सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड बाय अ डायरेक्ट रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑन द आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल। यानी कि ये बीपी को भी कम करता है। और कैसे? कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी में एड्रेनालिन रिलीज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ये उसको डिमिनिश करवाता है। और स्मूथ मसल जो आर्ट्रियोल्स के उनको रिलैक्स करवाता है, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये बीपी भी नीचे लेकर आता है। दूसरा, क्यूनिडीन के कुछ एंटी मलेरियल इफेक्ट भी हैं। तुमने मेरे साथ मलेरिया के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एंटीपायरेटिक है, ऑब्वियसली बुखार को नीचे लेकर आता है। और ऑक्सीटोसिक इफेक्ट भी है। ऑक्सीटोसिन क्या है उसका काम? जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है लेबर के दौरान, ठीक है। तो इसके ऑक्सीटोसिक इफेक्ट्स भी हैं। ये सारे तुम लोगों ने इंडिकेशंस में लिखने हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? कार्डियक टॉक्सिसिटी करवाता है, एक्सासर्बेशन ऑफ कार्डियक एरिथमियाज, यानी कि जो कार्डियक एरिथमियाज हैं, देखो बेटे, टॉक्सिक इफेक्ट, एक चीज पहले वो एरिथमियाज को ट्रीट करवा रहा है, लेकिन अगर वो टॉक्सिक डोज में हम लेना शुरू कर देंगे तो उन्हीं एरिथमियाज को वो और वर्स करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक्स्ट्रा जो कार्डियक टॉक्सिसिटी है, वो एक्सासर्बेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। इसके अलावा एसए नोड और एवी नोड को ब्लॉक करता है, एंड एसिस्टोल को भी। एसिस्टोल क्या है? जिसे हम फ्लैट लाइन भी कहते हैं। क्या है एसिस्टोल जिसको हम फ्लैट लाइन कहते हैं? वो नो इलेक्ट्रिकल जब कंडक्टिविटी हो रही है, ये थी कि कोई जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं गुजर रही होती, हार्ट की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लड फ्लो नहीं है, उसे हम कहते हैं एसिस्टोल। और उसको हम कार्डियक अरेस्ट, ये कार्डियक अरेस्ट का नतीजा, मतलब एज अ एसिस्टोल रिजल्ट्स इन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो ये एसए और एवी नोड को भी ब्लॉक करता है और एसिस्टोल करवाता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, फ्लैट लाइन करवाता है, ठीक है। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया करवाता है जब हम बहुत ज्यादा हाई डोजेज में इस्तेमाल करें। क्यूनिडीन सिंकोप, सिंकोप का मतलब होता है सडन बेहोशी, टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। जल्दी से बीपी बहुत जल्दी गिरता है एंड यू गॉट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। characterized by recurrent lightheadedness and fainting as a result of torsade points. torsade points बेटे ये ट्विचिंग इफेक्ट होता है। और कह लो कि जो हमारे टॉर्सेडे पॉइंट्स है ना, उनके उनके इफेक्ट के वजह से जो है कि वो जो है वो ट्विचिंग इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, तो लाइट हेडेडनेस फील होती है और हम कहते हैं कि सडन जो है वो टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। फिर बेटे क्यूनिडीन इंक्रीज करती है सीरम की कंसंट्रेशन को, डाइजॉक्सिन, सॉरी, क्यूनिडीन इंक्रीजेस सीरम कंसंट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन को करवाता है बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम टिश्यू बाइंडिंग साइड। यानी अगर किसी को तुमने डाइजॉक्सिन दी हुई है तो, और क्यूनिडीन ऊपर से दे दोगे, तो क्यूनिडीन डाइजॉक्सिन को टिश्यू बाइंडिंग साइड से रिलीज करवा देगा और इस तरह डाइजॉक्सिन की सीरम कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी और डाइजॉक्सिन रिलेटेड साइड इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कार्डियक टॉक्सिसिटी, वो तो कार्डियक टॉक्सिसिटी थी। एक्स्ट्रा कार्डियक, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और रैशेस और एंजीन्यूरोटिक एडीमा, फीवर, हेपेटाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये रेयरली अकरिंग साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस करनी नहीं है, ना ही तुमने फार्माकोकाइनेटिक्स करनी है। यहाँ पर हमारा क्यूनिडीन खत्म हो गया। आगे प्रोकेनामाइड है, प्रोकेनामाइड हमने नहीं करना, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके अंदर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ऑन
हाँ जी, अब हम लिग्नोकेन करेंगे। लिग्नोकेन करने से पहले मैं फिर 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इस 5 मिनट में रिवाइज कर लो अपना काम और फिर हम लिग्नोकेन स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, आर यू डन? ओके, लिग्नोकेन की तरफ आइए। लिग्नोकेन इज वाइडली यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक एंड इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर जा पाता और जाहिर बात है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस नहीं हो सकती। ठीक है, हमने बस यहीं तक करना है कि लिग्नोकेन इज वाइडली यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक एंड इज एन एंटी रिदमिक ड्रग। इट इज ऑल्सो अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, बस अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं कुछ क्यूनिडीन के ऊपर। क्यूनिडीन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लिग्नोकेन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन हम लिग्नोकेन को क्यूनिडीन के ऊपर कुछ एडवांटेजेस की वजह से प्रेफर करते हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं? हैव अ लुक। Unlike quinidine, it has little effect on the conduction velocity of the normal tissue. ठीक है, जो नॉर्मल टिश्यू की कंडक्शन वेलोसिटी है उस पे इसका कम इफेक्ट है। ये सप्रेस करती है अरिथमोजेनिक टिश्यू ओनली एंड डज नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल टिश्यू। इट ब्लॉक्स बोथ एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। इसका फायदा क्या है कि क्यूनिडीन जो है वो उस टिश्यूज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ भी इंटरफेयर करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिन टिश्यूज में नॉर्मल होती है, लेकिन लिग्नोकेन सिर्फ उन टिश्यूज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिप्रेस करती है जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, एरिथमोजेनिक, यानी कि जिनमें एरिथमिया मौजूद होता है। वेंटिकुलर एक्शन पोटेंशियल को ये कम करती है। ठीक है, इसका एसए नोड और एबी नोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका जो एंटी एरिथमिक एक्शन है वो बहुत रैपिडली डेवलप करता है और सेफ होता है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, और क्विकली चला भी जाता है जब इन्फ्यूजन हम खत्म कर देते हैं, जबकि जो क्विनिडीन है उसकी आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं। ये लेस डिप्रेशन कॉज करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर एज कंपेयर टू क्विनिडीन। इसकी एंटी वेगल एक्शन कोई नहीं है, इसलिए ये एवी नोड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जो एंटी वेगल एक्टिविटी क्या होती है, वो वेंटिकुलर टेकिकार्डिया को प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि जब बॉडी का बीपी नीचे जाएगा तो एज अ रिस्पॉन्स या एज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो वेंटिकल्स टेकिकार्डिया जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए लिग्नोकेन को हम कहते हैं कि ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये पोजेस नहीं करती ये प्रॉपर्टी, जबकि क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड जो है वो इस मैकेनिज्म की वजह से, एंटीवेगल एक्शन की वजह से वेंटिकुलर टेकिकार्डिया करवा सकते हैं। अब लिग्नोकेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? लिग्नोकेन इस्तेमाल होती है वेंटिकुलर एरिथमियाज में। ठीक है, जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से होते हैं। डीपोलराइजेशन बेटे मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि जहां पर हम कहते हैं कि अंदर बाहर जो लाइंस की ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। फिर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की वजह से जो एरिथमियाज होते हैं वहां पर, और ये रिलेटिवली उन एरिथमियाज इनइफेक्टिव अगेंस्ट एरिथमियाज अकरिंग इन नॉर्मली पोलराइज्ड टिश्यू। ठीक है, ये उन एरिथमियाज की वजह से जो नॉर्मली पोलराइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन के अंदर होते हैं, ये वहां पर इनइफेक्टिव होती है। क्यों? देखो बेटे, वो अपना काम करवा रही है पोलराइज्ड टिश्यूज के अंदर। पोलराइज्ड टिश्यूज वो हैं जहां पर वो आयन चैनल्स के साथ डीपोलराइजेशन एक्शन की वजह से जो है वो अपना एंटी रिथमिक एक्शन परफॉर्म कर रही है, जबकि जो हमारे पास पोलराइज्ड टिश्यू है जिसमें के रिदमियाज हो रहा है, वहां पर ये इनइफेक्टिवनेस जो करेगी वो एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसके पीछे जो एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन की कहानी होगी पोलराइज्ड टिश्यू में, वो इन आयन चैनल की वजह से नहीं होगी, वो टोटली डिफरेंट स्टोरी है। दैट इज व्हाई इट इज इफेक्टिव देयर। साइड इफेक्ट में है कि ये लीस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। एसए नोडल ब्लॉक जो है वो 1% ऑफ पेशेंट जो है उसमें एक्यूट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ होता है उनमें एसए नोड को ये 1% चांसेस है कि ब्लॉक करवाती है। लार्ज डोजेस में स्पेशली उन पेशेंट में जिसमें कि प्री एग्जिस्टिंग हार्ट फेलियर हो, ये हाइपोटेंशन करवा सकती है। सीएनएस इफेक्ट्स के भी इसके तब नजर आते हैं जब इसको बहुत जल्दी देते हैं या लार्ज डोजेस में देते हैं, और वो सीएनएस इफेक्ट होते हैं पेरेस्थीसिया, सुइयां चुभना, नोजिया,
हियरिंग डिस्टर्बेंसेस, कन्वर्जन और ट्रेमर्स। लिग्नोकेन को हम आईवी देते हैं, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से हम इसको आईवी देते हैं, क्योंकि ये ऑरली देंगे तो इसका जो है वो प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन क्विकली हो जाएगी। ये डी अल्काइलेटेड और एलिमिनेट हो जाती है एंटायरली बाय द लिवर। एडवर्स इफेक्ट जो है, इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम कार्डियक टॉक्सिसिटी, बट ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन में अकर, वो भी उनमें जिसमें पहले से प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशंस हों। Toxicity is manifested as neurological disturbances like drowsiness, muscle twitching, disorientation and convulsion. ठीक है। अब फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसको पढ़ो, कोई कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर करूंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इंडिकेशन सारा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में यूज होता है, जो कि डीपोलराइजेशन की वजह से होंगे, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की वजह से जो एरिथमियाज होंगे उसमें, लेकिन जो एरिथमियाज पोलराइज टिश्यू की वजह से होंगे जैसे कि एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन, वहां पर ये इनइफेक्टिव होगा। फेनिटोइन आगे आ रही है। फेनिटोइन मैंने तुम लोगों को एपिलेप्सी के चैप्टर के अंदर डिटेल में करवाई हुई है। फेनिटोइन पे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसी हवाले से आएगा, ठीक है। उसके बाद बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलॉल है। प्रोप्रेनोलॉल भी पहले हम काफी दफा कवर कर चुके हुए हैं, सो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। आगे है थर्ड क्लास ड्रग्स डेट प्रोलॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यही के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ये वो ड्रग्स हैं जो इसको प्रोलॉन्ग करती हैं। इसमें पहली ड्रग है ब्रिटिलियम, उसका सिर्फ तुम्हें नाम पता होना चाहिए, वो तुम लोगों ने करनी नहीं है। एमिओडेरॉन वो ड्रग है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए और पेपर में इस पे क्वेश्चन भी आता है, ये मैं करवाने लगी हूँ। एमिओडेरॉन या कॉडेरॉन। एमिओडेरॉन पोजेसेस एंटी एड्रिनर्जिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। It depresses sinus, atrial, and AV nodal function, increases the refractory period of AV node and ventricles, and slows the conduction in AV node, resulting in bradycardia and therefore reversing the arrhythmias. It has anti-anginal activity also. एक तो ये एंजाइना के अगेंस्ट भी काम करती है एमिओडेरॉन। इसके अलावा एमिओडेरॉन एंटी एड्रिनर्जिक प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, एंटी एड्रिनर्जिक, ठीक है। यानी कि ये क्या करती है, ये एवी नोड, साइनस और एट्रियल नोड के फंक्शन को डिप्रेस करती है, और जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एवी नोड का उसको भी डिप्रेस करती है, वेंट्रिकल्स का भी। सॉरी। जब रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा तो कंडक्शन जो है वो एवी नोड की वो भी कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट जो है वो ब्रेडिकार्डिया होगा, जो कि एरिथमियास के अपोजिट है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है वो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है। हाफ लाइफ इसकी सेवरल वीक्स तक है, और फुल क्लिनिकल इफेक्ट जो है तकरीबन 6 वीक्स जो है आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट के हमें इसके नजर आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा दिया है, तुमने सिर्फ इसका ऊपर से मैकेनिज्म करना है। अब इंडिकेशंस ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ये सुप्रावेंट्रिकुलर नोडल, यानी नोडल का मतलब है एसए नोड और जो एवी नोड है, नोडल एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज होती है, और वो डिसएरिथमियास जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होते हैं ये उसमें इस्तेमाल होती है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या है, इसमें जो वो हार्ट रिदम है उस मतलब ये कह लो कि स्पेसिफिकली जो है वो हार्ट रेट बहुत फास्ट नजर आता है। ईसीजी पे भी इसको बहुत हार्ट रेट यानी कि हार्ट रिदम प्रॉब्लम कॉजिंग वेरी फास्ट हार्ट रेट, ये है वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। यानी कि हार्ट रिदम में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिससे कि हार्ट बीट बहुत तेज तेज मतलब तेजी हार्ट बीट में आ जाती है। जब हम ईसीजी में इसको देखते हैं तो ईसीजी में हमें ये एक शार्प एजेड लाइन की तरह से नजर आती है, तो वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम को ईसीजी के ऊपर रिकॉग्नाइज करना आसान होता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इंटॉलरेंस करवाती है, ट्रेमर, एटेक्सिया अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, डिजीनेस है, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकती है, लिवर टॉक्सिसिटी है, और स्किन की ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है क्योंकि इसको यूज करने से बॉडी में आयोडीन की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। कॉर्निया के अंदर माइक्रो डिपॉजिट्स आ सकते हैं छोटे छोटे से, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, फोटो सेंसिटाइजेशन यानी कि लाइट सेंसिटिविटी है इसके अगेंस्ट, और ओकेजनली ये वर्टिगो करवाता है, वर्टिगो मीन डिजीनेस, नाइटमेयर्स है, स्लीपलेसनेस, फटीग, मेटेलिक टेस्ट आ जाता है इससे जुबान पे, नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये ऑलरेडी डिटेल में मैंने पीछे करवाए हुए हैं, ये बीपी वाले चैप्टर में ही ज्यादा तुमने डिटेल में करने हैं, टॉपिक में यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तुमने सिर्फ क्यूनिडीन करनी है, लिग्नोकेन करनी है, और एमिओडेरॉन करनी है। आप काइंडली इसको पढ़ो। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग।
आर यू डन? आप लोगों ने पढ़ लिया बेटे? ओके ग्रेट। यहाँ पर आज आपका सीवीएस का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों का बेटे चैप्टर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बल्कि उस रेस्पिरेटरी सिस्टम या डायबिटीज। फ्राइडे को आपने 12:30 बजे ऑनलाइन होना है, ठीक है? 12:30 बजे ऑनलाइन होना, बीच में जुम्मा की ब्रेक का टाइम भी दे देंगे। कुछ टाइम टेबल में ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो आगे जाके एडजस्ट नहीं हो पा रहा। शो वो टाइम टेबल पे शो कर रहा है दो से, पुरानी वाली टाइम टेबल ही शो कर रहा है 1 से 2 और फिर 3 से 4, लेकिन वो स्लॉट ऐसे जनरेट नहीं हो रही। तो इट्स ऑल राइट, फ्राइडे को बस आप लोग 12:30 जो है वो ऑनलाइन होना। और रमजान की वजह से टाइम टेबल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हुआ है, इसलिए मैं आज क्लास यहीं पे खत्म करूंगी। I will start with a new chapter in the next class. Mark your attendance. Send it to me through WhatsApp group. Take care. Allah Hafiz, bete.